हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अचीवर्स पॉइंट। मेरा नाम है अभिषेक। लास्ट क्लास में मैंने आपको जो सीबीएसई के एग्ज़ाम्स में केस स्टडी आ चुके हैं वो बताई थी। आज कुछ जो एडिशनल केस स्टडी है ये एग्ज़ाम्स में तो नहीं है लेकिन अदर बुक्स में केस स्टडी दी हुई है, तो इससे आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है अपनी केस स्टडी को और बेटर अंडरस्टैंड करने की। तो चलिए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, राधिका opens a jewelry showroom in Jaipur. After completing a course in jewelry design, she has employed 11 person in her showroom. राधिका ने एक ज्वेलरी शोरूम खोला है जयपुर में। अपना ज्वेलरी का कोर्स कंप्लीट करने के बाद उसने अपना शोरूम में 11% को रखा है। फॉर ग्रेटर प्रोडक्टिविटी शी डिवाइड द वर्क इनटू स्मॉल टास्क। प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए उसने काम को छोटे छोटे भाग में तोड़ा है। एंड ईच एम्प्लॉय इज ट्रेन टू परफॉर्म हिज हर स्पेशलाइज जॉब। और हर एक पर्सन को ट्रेन किया गया है जिससे वो अपना काम बेस्ट कर सके, स्पेशलाइज कर सके। द सेल पर्सन आर अलाउड टू क्लोज अ डील विद अ बायर बाय गिविंग अ मैक्सिमम ऑफ 10% डिस्काउंट। सेल पर्सन को अलाउड है कि वो डिस्काउंट देता है मैक्सिमम 10%। वेयर इज द डिसीजन टू गिव एनी फर्दर डिस्काउंट रेस्ट विद राधिका एज अ फाइनल अथॉरिटी। लेकिन उसके अलावा भी डिस्काउंट को बढ़ाना है तो वो डिसीजन राधिका के हाथ में है, फाइनल अथॉरिटी राधिका के हाथ में है वो। इन द अर्ली डेज ऑफ स्टार्टिंग द बिजनेस 5 ऑफ हर एम्प्लॉय वर आस्क्ड टू पुट एन एक्स्ट्रा आवर ऑफ वर्क। कुछ शुरुआत के दिनों में जब बिजनेस चल रहा था उसके 5 वर्करों को कहा गया कि आपको एक्स्ट्रा काम करना है। इन रिटर्न शी हैज प्रॉमिस टू गिव देम ए स्पेशल इंसेंटिव विद इन अ ईयर। और उसके बदले में उसने प्रॉमिस किया कि साल के अंदर हम आपको एक एक्स्ट्रा इंसेंटिव मतलब एक्स्ट्रा कुछ बोनस के तौर पे दे देंगे। देयरफॉर आफ्टर 6 मंथ 6 महीने के बाद व्हेन द बिजनेस डूइंग वेल, जब बिजनेस अच्छा करने लगा, शी अवॉर्ड अ कैश बोनस टू ईच ऑफ हिज एम्प्लॉय। तो उसने उन एम्प्लॉय को जो 6 थे वो उन्हें कैश बोनस में कुछ पेमेंट करी है, अपने कमिटमेंट को ऑनर किया है, पूरा किया है। हाउएवर व्हेन इट कम्स टू सेटलिंग दैट कन्फ्लिक्ट अमंग द एम्प्लॉय, लेकिन जब कन्फ्लिक्ट को झगड़े वगड़े के बारे में कुछ देखने की बारी आती है, शी टेंड टू बी मोर बायस्ड टुवर्ड हर फीमेल एम्प्लॉय। लेकिन वो थोड़ा झुकाव रखती है अपनी फीमेल एम्प्लॉय के प्रति, क्योंकि वो भी लड़की है तो उसका थोड़ा झुकाव रहता है फीमेल एम्प्लॉय की तरफ। मतलब अगर कोई गलती वलती पे तो फीमेल एम्प्लॉय का पक्ष ज़्यादा लेती है वो। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द अबव केस आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द वेरियस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दैट आर बीइंग अप्लाइड बाय राधिका। कौन से ऐसे प्रिंसिपल हैं जो राधिका ने यहाँ पे अप्लाई किए हैं? लाइन कोट करके लिखा है, बाय कोटिंग लाइन फ्रॉम द, मतलब आपको किस लाइन से पता लगा कि कौन सा प्रिंसिपल है, वो लाइन भी कोट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट विच इज बीइंग वायलेट। कौन सा प्रिंसिपल यहाँ पे वायलेट किया राधिका ने, वो भी लाइन कोट करके बताना है आपको। और कोई क्वेश्चन भी है, एक क्वेश्चन और है, स्टेट एनी वन अफेक्ट ऑफ वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय राधिका एज आइडेंटिफाई इन पार्ट बी ऑफ द क्वेश्चन। और जो प्रिंसिपल वायलेट किया है राधिका ने उससे आपके बिजनेस के ऊपर क्या अफेक्ट पड़ेगा। ठीक, स्टेट एनी वन इफेक्ट ऑन वायलेशन मतलब उस प्रिंसिपल तोड़ने की वजह से बिजनेस के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये जो तीसरा क्वेश्चन है इससे जवाब कुछ बना हुआ नहीं है, कहीं बुक में नहीं लिखा हुआ है, तो आपको खुद से समझना है कि अगर जो भी प्रिंसिपल टूटा हो उसकी वजह से क्या इफेक्ट पड़ सकता है। तो शुरुआत करते हैं। आपको कुछ प्रिंसिपल्स मिल गए होंगे जहाँ आपने लाइन पढ़ी है, तो शुरुआत करते हैं शुरू से। कौन कौन से प्रिंसिपल लगे? सबसे पहले तो एक डिवीजन ऑफ वर्क दिखा हमें, जहाँ पर उसने काम को छोटे छोटे भाग में तोड़ रखा है, जहाँ पे पर्सन स्पेशलाइजेशन हासिल कर लेते हैं अपने काम को करके। द वेरियस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दैट आर बीइंग अप्लाइड बाय राधिका आर लिस्टेड बिलो। प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क लगा है अकॉर्डिंग टू फ्योल, उसके बारे में लिखा हुआ है, एक्सप्लेन भी करना है ना। द इंटेंट ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क इज टू प्रोड्यूस मोर एंड बेटर वर्क फॉर द सेम एफर्ट, स्पेशलाइज मोर एफिशिएंसी वे to use human effort. He advocates the principle of division of work is applicable to all kind of work, both technical as well as managerial. लाइन कहाँ लिखी हुई है? ऐसा भी हो सकता है कि आप पहले लाइन कोड कर दो उसके बाद प्रिंसिपल बता दो, या ऐसा भी हो सकता है कि आप पहले प्रिंसिपल बता दो उसके बाद लाइन कोड कर दो। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप लाइन ऊपर है नीचे। हाँ, अगर क्वेश्चन में लाइन कोड करने के लिए कहा है तो लाइन कोड करने के नंबर होता है एग्जाम में। आधा नंबर होता है लाइन कोड करने का, आधा नंबर होता है प्रिंसिपल आइडेंटिफाई करना और आधा या 1 नंबर होता है उसको एक्सप्लेन करने का। ठीक, तो लाइन लिखी हुई थी फॉर ग्रेटर प्रोडक्टिविटी, उसने काम को डिवाइड कर दिया स्मॉल टास्क में। ईच एम्प्लॉय ट्रेन परफॉर्म टू स्पेशलाइज जॉब, इससे पता लग गया था। नेक्स्ट प्रिंसिपल था हमारा जो लगा था सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज, जहाँ पे उसने मोस्टली जो पावर थी अपने हाथ में रखी हुई थी क्योंकि डिस्काउंट देने के ऊपर, लेकिन उसने पावर को डिसेंट्रलाइज भी किया हुआ था कि मैक्सिमम डिस्काउंट 10% दे सकता है। बाकी पावर उसके हाथ में थी राधिका के। डिसेंट्रलाइजेशन है द कंसंट्रेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन।
whereas it disperses among more than one person is known as decentralized. According to Fayol, there is need to balance between subordinate involvement through decentralization with manager, retention of final authority with through centralization. The line quote है, the sale person are allowed to close a deal with a buyer by giving a maximum of 10% discount, whereas the decision to give any further discount rests with Radhika as final authority. एक प्रिंसिपल और भी लग रहा था हमें यहाँ देखने में लग रहा था, वो था प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, जहाँ पे उसने अपने एम्प्लॉयज को कुछ एक्स्ट्रा काम करने के लिए कहा था और बाद में उन्हें कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट कर दी थी, अपने कमिटमेंट को ऑनर किया था. ये वही जहाँ पे आपको क्वेश्चन दिख रहा था कि जब हमने पढ़ा डिसिप्लिन कि वहाँ पे हमने अपने वर्कर को कहा था कि हमारी फैक्ट्री लॉस में है और वो प्रॉफिट में आ जाए अगर आप थोड़ा एक्स्ट्रा काम करोगे. ये वही उससे रिलेट करता है. मैंने कहा था ना, जब भी आप केस स्टडी पढ़ोगे तो आपको बुक्स में एग्जाम्पल मिल जाएंगे, उससे मिला के वो कुछ केस बना देता है. डिसिप्लिन रेफर टू द ओबीडियंस टू द ऑर्गेनाइजेशन रूल्स एंड एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट विद which are necessary for the working of the organization. According to Fayol, principal discipline required good superior at all level, clear and fair agreement and judicial application of penalties. Therefore, ये लाइन लिखी हुई therefore any 6 employee who are being when the business are doing well, she awarded cash discount for each employee. ये लिखा हुआ है. ठीक. नेक्स्ट बी पार्ट था कि उसने कौन सा प्रिंसिपल वायलेट किया था. वायलेट उसने किया था प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, क्योंकि जहां पे वो फीमेल वर्कर के प्रति ज्यादा बायस थी एज कम्पेयर टू मेल. ठीक. इक्विटी वायलेट किया था क्योंकि इक्विटी में लिखा हुआ है कि देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन एनीवन रिगार्डिंग हिज सेक्स, हिज रिलीजन, हिज कास्ट और उसके बिलीव्स, वो सब चीज लिखी हुई है. अकॉर्डिंग टू फ्यूल, गुड सेंस एंड एक्सपीरियंस आर नीडेड टू एंश्योर फेयर और टू ऑल एम्प्लॉय व्हेन who should be treated as fair as possible. The principle emphasizes on kindness and justice in the behavior of manager toward workers. The managers should not discriminate anyone on account of gender, religion, caste, belief or nationality, etc. लाइन ये लिखी हुई है जो कोट करनी थी. However, when it comes to settling the conflict among the employees, she tend to be more biased toward her female employee. अब जो तीसरा है कि इस प्रिंसिपल को तोड़ने की वजह से, इक्विटी की वजह से बिजनेस के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये कहीं नहीं लिखा हुआ, ये तो आपको बनाना है. क्या प्रभाव पड़ सकता है आप खुद सोचो कि अगर हम प्रिंसिपल के अंदर इक्विटी नहीं करेंगे, मतलब हम ज्यादा वो फेवर करेगी फीमेल को एज कम्पेयर टू मेल, तो उससे मेल के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा. मेल वर्कर का थोड़ा बिजनेस के प्रति थोड़ा मन खराब हो जाएगा. लिखा हुआ है ऑन इफेक्ट ऑफ वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी इट में लीड टू बी जॉब डिससेटिस्फेक्शन, मतलब जॉब डिससेटिस्फेक्शन आ जाएगा मेल वर्कर के रिगार्ड में, क्योंकि उन्हें ऐसा लगेगा कि यार हमेशा हमारी मैम राधिका मैम तो हमेशा सिर्फ फीमेल की सुनती है, हमारी तो इतनी ज्यादा बात नहीं कर समझती. ठीक, तो ऐसा नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव वर्क एज अ प्लांट सुपरिटेंडेंट इन अ कारपेट मेकिंग फैक्ट्री. राजीव एक प्लांट सुपरिटेंडेंट की तरह काम करता है कारपेट फैक्ट्री में. इन ऑर्डर टू कंप्लीट द एक्सपोर्ट ऑर्डर ऑन टाइम, और एक्सपोर्ट ऑर्डर को टाइम से कंप्लीट करने के लिए द प्रोडक्शन मैनेजर आस्क्ड हिम, प्रोडक्शन मैनेजर उससे पूछा टू मेक द वर्कर ओवर टाइम, whereas the finance manager is strictly against the practice where because it will increase the production of the cost. लेकिन फाइनेंस मैनेजर मना करते हैं कि उसमें भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी. Moreover, Rajiv feels that since the company is manufacturing handmade carpet as well as machine made carpet, there is lot of overlapping of activity. और राजीव का ये भी मानना है कि जैसे कंपनी हैंडमेड और मशीन से कारपेट बनाती है तो उससे काफी एक्टिविटी हुआ है जो ओवरलैपिंग हो रही है. ओवरलैपिंग का मतलब एक काम दो बार डुप्लीकेसी हो रही है काम की. Therefore, there should be 2 separate division for both of them. तो उसका मानना है कि 2 सेपरेट डिवीजन होने चाहिए दोनों काम के लिए, मतलब मशीन से अलग बने और जहाँ लेबर हैंडमेड है वो अलग बने. Wherein each division should have its own इंचार्ज, अलग अलग डिवीजन के अलग इंचार्ज होने चाहिए, अपने प्लान्स होने चाहिए और उनके पास अपनी अपनी एग्जीक्यूशन के रिसोर्सेज होने चाहिए जिससे वो काम होता है. इन कंटेक्स्ट ऑफ द अबव केस, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट विच इज बीइंग वायलेट. कौन सा प्रिंसिपल है जो यहाँ पे वायलेट किया गया है, तो ऊपर कहीं ऐसा प्रिंसिपल जो वायलेट हो रहा होगा. और दूसरा क्वेश्चन है ऑल्सो आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दैट राजीव फील्स शुड बी इम्प्लीमेंटेड, और कौन सा प्रिंसिपल जो राजीव को लगता है कि ये प्रिंसिपल लगना चाहिए. और भी क्वेश्चन है गिव एनी 2 डिफरेंस बिटवीन द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एज आइडेंटिफाई इन द पार्ट ए एंड बी, और दोनों प्रिंसिपल में आपको डिफरेंस भी बताना है. ये डिफरेंस मैंने आपको जब क्वेश्चन थ्योरी पढ़ाई तो थ्योरी या डिफरेंस मैंने आपको पढ़ाया था, बुक में है ये लेकिन मैंने नहीं पढ़ाया था, जानबूझ के नहीं पढ़ाया था क्योंकि मैं चाहता था वो यहाँ डिफरेंस हम पढ़ें इस क्वेश्चन में. द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट विच इज वायलेट, कौन सा प्रिंसिपल वायलेट होगा, यूनिटी ऑफ कमांड, क्योंकि जहाँ पे एक वर्कर को डबल जगह से उसे कमांड मिल रही है. एक कह रहा है कि काम को करवा लेते हैं एक्स्ट्रा का आर से, और दूसरा कह रहा है नहीं कि उससे तो प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी. There should be one and only one boss for every individual. Dual subordination should be avoided. We all feel that the principal is violated. Authority is undermined. Discipline is a jeopardy. Order distributed and stability threatened. Unity of command. क्या नाम है उसका? नाम क्या भूल गया.
जो भी है उसका नाम, वो चाहता है, राजीव नाम, तो राजीव चाहता है कि बिजनेस के अंदर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन लगे, मतलब अलग वन हेड वन प्लान और उनके अलग रिसोर्सेज हो. All the units of the organization should be moving toward the same objective through coordination and focus effort. Each group of activity having the same objective must have one head, one plan. यही लाइन लिखी है जो उसकी मेन लाइन है, one head, one plan. This will lead to unity of action and coordination. अब unity of command और unity of direction में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये रहा. The difference between principal unity of command and unity of direction, ये CBSE की बुक में एज इट इज लिखा हुआ है. तो पहले मीनिंग है, मतलब unity of command क्या कहता है? unity of command कहता है there should be only one boss for सबऑर्डिनेट, मतलब एक आदमी के नीचे ऊपर एक ही बॉस हो, डबल उसे दूसरी जगह से उसे कमांड ना मिले. वन सबऑर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम एंड शुड बी रिस्पॉन्सिबल टू ओनली वन सुपीरियर, मतलब जहां से ऑर्डर मिले वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वहीं के लिए, उसी सुपीरियर के लिए. यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में लिखा हुआ है ईच ग्रुप ऑफ एक्टिविटी हैविंग सेम ऑब्जेक्टिव मस्ट हैव वन एंड वन प्लान. जो जिस डिवीजन का, जिस एक्टिविटी का एक ही ऑब्जेक्टिव है, उनका वन हेड वन प्लान हो. मतलब अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग डिपार्टमेंट तो उनका वन हेड हो और वो उनका ही अलग प्लान हो. एम यूनिटी ऑफ कमांड ड्यूअल सबऑर्डिनेशन को प्रिवेंट करती है, दो जगह से ऑर्डर नहीं मिलते एक व्यक्ति को. यूनिटी ऑफ डायरेक्शन यूनिटी ओवरलैपिंग को दूर करती है, मतलब डुप्लीकेसी को, एक काम दो बार ना हो उसे रिमूव करती है. इंप्लीमेंटेशन इट अफेक्ट एन इंडिविजुअल ग्रुप एम्प्लॉय, ये यूनिटी ऑफ कमांड एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय को अफेक्ट करेगी, क्योंकि जिस एम्प्लॉय को कमांड मिल रही होगी वही तो कंफ्यूज होगा, पूरा बिजनेस तो कंफ्यूज नहीं होगा. यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इट अफेक्ट द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन पूरे बिजनेस को अफेक्ट करती है. नेक्स्ट, Neeraj is selected as a for the post of software developer in an IT company. नीरज को एज अ पोस्ट ऑफ सेलेक्ट किया गया सॉफ्टवेयर डेवलपर की पोस्ट के लिए आईटी कंपनी में. ऑन द फर्स्ट डे ऑफ हिज ज्वाइनिंग, मेहुल, उसकी पहले दिन ज्वाइनिंग पे मेहुल हिज प्रोजेक्ट मैनेजर टेल नीरज दैट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज वर्क, नीरज जो उसका मैनेजर है, प्रोजेक्ट मैनेजर, उसने उसे बताया कि ही विल कम अक्रॉस मैनी सच अपॉर्चुनिटी व्हेन which may temper him to misuse his power for individual or family benefit at the cost of large general interest of the company. उसके मैनेजर मेहुल ने उसे कहा कि बहुत बार सिचुएशन आएंगे आपके सामने कि आपके पास पावर होगी, अगर आप उन्हें मिसयूज भी कर सकते हो अपनी इंडिविजुअल, अपनी फैमिली के लिए, जिससे कि बिजनेस को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है. मतलब उससे आपको तो फायदा होगा इंडिविजुअल, उससे कंपनी को एट लार्ज नुकसान जरूर होगा, एट द कॉस्ट ऑफ लार्ज इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी. इन सिचुएशन में ही शुड रादर एग्जिबिट एग्जाम्पलरी बिहेवियर एंड इट विल रेज हिज स्टेटस इन द आई ऑफ द लॉ. उसने कहा कि आपको इस सिचुएशन में अपना इंटरेस्ट ना देखते हुए कंपनी की तरफ को इंटरेस्ट को बेनिफिट देना चाहिए, इससे आपका रुतबा बढ़ेगा कंपनी नजरों में. ऑल्सो फॉर इंटरेक्टिंग विद एनी इन हिज कंपनी ऑन ऑफिशियल मैटर, उसने ये भी कहा कि अगर आपको किसी भी एम्प्लॉय से इंटरेक्ट करना है ऑफिशियल मैटर में, ही शुड अडॉप्ट द फॉर्मल चेन ऑफ अथॉरिटी. उसने कहा आपको एक फॉर्मल चेन ऑफ अथॉरिटी ही आपको यूज करनी है कम्युनिकेशन के लिए. इन द कंटेक्स्ट ऑफ द अबव केस, क्वेश्चन में पूछा हुआ है, ऊपर की कहानी पढ़ के आपको क्या पता लगा. आइडेंटिफाई एक्सप्लेन द वेरियस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दैट मेहुल इज एडवाइजिंग नीरज टू फॉलो. उसने कहा कौन से प्रिंसिपल मेहुल ने नीरज को कहा कि वो आपको फॉलो करने चाहिए जॉब के, जब आप जॉब कर रहे हो, व्हाइल डूइंग द जॉब. आपको भी दिख गए होंगे उसने दो प्रिंसिपल कहा जहां आपको इंडिविजुअल इंटरव्यू छोड़ते हुए कंपनी इंटरव्यू देखना चाहिए, और दूसरा उसने कहा कि क्या कहा उसने, हाँ, जहां उसने कहा कि आपको एक फॉर्मल चेन ऑफ अथॉरिटी, मतलब फॉर्मल चेन ही आपको यूज करनी है कम्युनिकेशन के लिए, वहां पे आपको पता लग गया कि यूनिटी ऑफ कमांड, वो स्केलर चेन की बात कर रहा है. पहला प्रिंसिपल, वेरियस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एडवाइजिंग नीरज एज फॉलो सबऑर्डिनेशन इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, इसे एक्सप्लेन किया हुआ है. थ्रू दिस प्रिंसिपल फ्यूल एडवोकेट दैट इन ऑल सर्कमस्टेंसेस द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक प्रायोरिटी ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ एन इंडिविजुअल एम्प्लॉय. दिस इज एसेंशियल बिकॉज लार्ज इंटरेस्ट ऑफ द अदर एम्प्लॉयज at the stakeholder, that is owner, stakeholder, credit, debtor, financial, tax authority, customer and the society at large cannot be sacrificed for the interest of any of one person. मतलब उसने कहा इन सब चीजों का, इन सब लोगों का इंटरेस्ट एक पर्सन के लिए हार्म नहीं करना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल कहा, मेहुल ने टेल किया था, बताया था उसे नीरज को दैट ही माइट गेट टेम्प्टेड टू मिसयूज हिज पावर फॉर हिज और हिज फैमिली बेनिफिट एंड ही मस्ट डिस्प्ले एग्जाम्पलरी बिहेवियर टू रेज द स्टेटस इन द आई ऑफ द लॉ, आई ऑफ द कंपनी. मतलब उसने कहा, उसे बताया था कि आपको ऐसी सिचुएशन आएगी जहाँ पे आपका पावर होगी और आप उस पावर को मिसयूज कर सकते हो अपने बेनिफिट के लिए, इंडिविजुअल के लिए या अपने फैमिली के लिए, लेकिन ऐसा मत करना जिससे आपकी नजर में, आपकी इज्जत कंपनी नजर में काफी बढ़ सकती है. मतलब आप इंडिविजुअल फायदा ना देखते हुए कंपनी का फायदा देखना हमेशा.
दूसरा उसने एग्जांपल कहा था आपको फॉर्मल लेन ऑफ कम्युनिकेशन के लिए आपको कोई भी ऑफिशियल मैटर पे आपको एक फॉर्मल लेन ऑफ अथॉरिटी फॉलो करनी है, चेन, उस चेन की बात करें स्केलर चेन है। अकॉर्डिंग टू फ्यूल द फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम हायर टू लोअर रैंक आर नोन एज स्केलर चेन। He must that the organization should have a chain of authority and communication that run from top to bottom and should be followed by the manager and the subordinate. However, in order to ensure speedy communication during energizing गैंग प्लान शॉर्टर, उसने ये भी बताया कि मतलब ये बताया नहीं तो आपको पता है स्केलर चेन में लिखा हुआ कि अगर आपको एमरजेंसी सिचुएशन आप गैंग प्लान यूज कर सकते हैं इन शॉर्टर रूट दैट इज टू बी प्रोवाइड। हाउएवर द सुपीरियर हैज टू बी इन्फॉर्म लेटर ऑन। लेकिन उसके बारे में गैंग प्लान यूज करने के बाद आपको सुपीरियर को इन्फॉर्म तो बाद में करना ही पड़ता है। अगर आपको गैंग प्लान को स्केलर चेन को एक्सप्लेन करना है तो आप उसे एग्जाम्पल के थ्रू और बेटर एक्सप्लेन करें। डिपेंड करता है कि एग्जाम में मतलब कितने नंबर का क्वेश्चन आता है। अगर 3 नंबर तक की एक्सप्लेनेशन है तो फिर आपको हाँ एक्सप्लेन एक एग्जाम्पल थ्रू आप कर सकते हैं, जो हमने भी किया था। जो एग्जाम्पल वो एज इट इज क्वेश्चन है जो हमने कॉपी किया हुआ है। एक हेड है जिसके जो 2 चेन है BCDEF और LMNOP। अब E को O से कम्युनिकेट करना है तो E O से डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं कर सकता, वो अपने सीनियर है उन्हें बताएगा, फिर वो A तक बात जाएगी, A LMNO को बताएगा, फिर रिप्लाई भी O से M वैसे ही आएगा। ये लिखा हुआ है। इन द फॉलोइंग फॉर एग्जाम्पल इन द फॉलोइंग केसेस देयर इज वन हेड A who has 2 line of authority under him. One line consists of BCD, another line of authority LMNOP. If E has to communicate with O who is at the same level of authority, then he has to traverse the route EDBCBALMNO. This is due to the principle of scalar chain. ऐसा क्यों हो रहा है कि ये scalar chain फॉलो किया जा रहा है। However, if there is an emergency, then E can directly contact O through gang plan as shown in the diagram. एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। अभी केस स्टडी खत्म नहीं है, कुछ और बची है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। देवेंद्र इज अ क्लास 12th कॉमर्स स्टूडेंट इन अ रेप्यूटेड स्कूल इन पंजाब। देवेंद्र एक 12th क्लास स्टूडेंट है पंजाब के स्कूल में। सत्येंद्र हिज एल्डर ब्रदर, सत्येंद्र उसका बड़ा भाई है, हु इज डूइंग हिज मास्टर इन हॉस्पिटैलिटी एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम दिल्ली, जो दिल्ली से कोई हॉस्पिटलिटी का कोर्स कर रहा है। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज BSc कोर्स, अपना BSc कोर्स कंप्लीट करने के बाद ड्यूरिंग वेकेशन छुट्टियों के तौर पे व्हेन सत्येंद्र कम फ्रॉम होम, जब सत्येंद्र छुट्टियों में आ रखा है घर पे, देवेंद्र शो हिम द बिजनेस स्टडीज प्रोजेक्ट दैट ही इज प्रिपेयरिंग ऑन द टॉपिक ऑफ प्रिंसिपल मैनेजमेंट। उसने अपना प्रोजेक्ट दिखाया अपने बड़े भाई को जब जो उसने एज अ प्रिंसिपल मैनेजमेंट को बना रखा है। सत्येंद्र टेल हिम दैट द प्रिंसिपल आर ऑल्सो एज अ पार्ट ऑफ MBA कोर्स। उसने कहा कि ये जो आप प्रिंसिपल पढ़ रहे हो फ्यूल के टेलर के, ये प्रिंसिपल आपको MBA में पढ़ने को मिलते हैं एट बिगिनिंग लेवल पे। कैरिकुलम एट द बिगिनिंग लेवल एज दे फॉर्म कोर ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ प्रैक्टिस, क्योंकि वो बेस है मैनेजमेंट प्रैक्टिस के लिए। ये एक्चुअल में सिर्फ केस स्टडी में नहीं, एक्चुअल में भी MBA में ये आपके प्रिंसिपल जो मैंने आपको पढ़ाए हैं 14 प्रिंसिपल फ्यूल के और ये 4-5 प्रिंसिपल और टेक्निक्स आपकी हैं टेलर की, वो एक्चुअल में MBA में आपको पढ़ाए जाते हैं बिगिनिंग लेवल पे। MBA में देख लो आप, BBA में देख लो आप, BCom में भी ये पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। बट ही फाइंड दीज प्रिंसिपल डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द प्योर साइंस। लेकिन उसने कहा मतलब क्या नाम है उसके भाई का, सत्येंद्र, उसने कहा लेकिन ये प्रिंसिपल प्योर साइंस के प्रिंसिपल थोड़ा अलग है, ठीक, मतलब सेम नहीं है। प्योर साइंस के प्रिंसिपल अलग हैं और ये मैनेजमेंट के प्रिंसिपल थोड़ा अलग है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द अबव केस में कहते हैं आउटलाइन द कंसेप्ट ऑफ प्रिंसिपल मैनेजमेंट। कौन सा कंसेप्ट यहाँ प्रिंसिपल मैनेजमेंट का लग रहा है? ये जो कंसेप्ट की बात पूछ रहा है एग्जाम में वो डायरेक्ट नहीं लिखता, वो थोड़ा घुमा के लिखता है। ये जो कंसेप्ट की बात पूछ रहा है, कंसेप्ट नहीं पूछ रहा वो यहाँ पे आउटलाइन द नेचर पूछ रहा है कि कौन सा प्रिंसिपल ऑफ नेचर है यहाँ पे प्रिंसिपल मैनेजमेंट क्या है, ठीक है, उनका क्या नेचर है। वाई डज सत्येंद्र फाइंड द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ प्योर साइंस। और सत्येंद्र को ऐसा क्यों लगता है कि प्रिंसिपल मैनेजमेंट डिफरेंट है प्योर साइंस के प्रिंसिपल से। और लास्ट क्वेश्चन पूछा उसने, वाई डू द प्रिंसिपल मैनेजमेंट फॉर्म द कोर ऑफ मैनेजमेंट इन प्रैक्टिस, एक्सप्लेन बाय गिविंग एनी 2 पॉइंट हाईलाइट इन द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। और इंपॉर्टेंस पूछा है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के। क्वेश्चन का जवाब, आंसर, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एक आपको सिर्फ एक बेसिक गाइडलाइंस ही प्रोवाइड करते हैं। द प्रिंसिपल मैनेजमेंट सर्व एज अ ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइन फॉर द मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग एंड एक्शन। मतलब मैनेजर के डिसीजंस खुद के होते हैं, प्रिंसिपल्स तो सिर्फ आपको एक गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं, वो आपको रेडीमेड स्ट्रेट जैकेट सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करते। सत्येंद्र को ऐसा क्यों लगता है कि प्योर साइंस के प्रिंसिपल मैनेजमेंट प्रिंसिपल अलग हैं? क्योंकि प्योर साइंस प्रिंसिपल रिजिड होते हैं, वो फिक्स होते हैं, और आपके जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है वो फ्लेक्सिबल है।
साइंस के प्रिंसिपल रिजिड हैं, फिक्स हैं, जैसे हैं वो ऐसे ही हैं, वो हर जगह सेम तरीके से लिखते हैं। लेकिन मैनेजमेंट के प्रिंसिपल सेम नहीं है, उनकी सिचुएशंस एनवायरनमेंट के हिसाब से वो चेंजिंग है, फ्लेक्सिबल है, उन्हें आपको सिचुएशन के हिसाब से लगाना पड़ता है। आप उन्हें मोल्ड कर सकते हो, चेंज कर सकते हो सिचुएशन के हिसाब से। सत्येंद्र फील्ड find the principle of management different from those of pure science because the management principles are not as rigid as principle of pure science. This is due to the fact that they deal with the human behavior, क्योंकि principle management human being से deal करते हैं, and thus need to be applied creatively, और वो principle creatively के हिसाब से मतलब अपने हिसाब से लगाए जाते हैं in the light of the given situation के हिसाब से, जैसे situation डिमांड करेगी उस हिसाब से principle लगता है। तीसरा क्वेश्चन था इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल मैनेजमेंट पूछी हुई थी। इंपॉर्टेंस बता सकते हैं आप, प्रोवाइड मैनेजर विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एक मैनेजर को सिक्स सेंस प्रोवाइड करते हैं जिससे उसे इन फ्यूचर की सिचुएशन को देखने में, मतलब फ्यूचर में झांकने में, पीपिंग इनटू फ्यूचर मतलब फ्यूचर में वो देख सकता है, अंदाजा लगा सकता है, देखता तो नहीं है लेकिन फ्यूचर का वो एक अनुमान लगा लेता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया जब मैं पढ़ा था ये, कि जैसे हमसे भी बच्चे पूछते हैं कि सर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है नहीं है, कौन सा टॉपिक आने वाला है, तो हम भी क्या करते हैं, जो 5 साल के एग्जाम पेपर देखते हैं, एनालाइज करते हैं, जो क्वेश्चन याद रखते हैं, फिर बताते हैं कि ये क्वेश्चन आता है, इस तरह का टॉपिक आता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये अनइंपॉर्टेंट है, ये लगता है इस साल आ सकता है। बस वही है कि पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से हम फ्यूचर को डिसाइड कर लेते हैं, थोड़ा बहुत अंदाजा लगाया जा सकता है। कोई भी टीचर एग्जाम का पेपर आपको एडिटी तो बता सकता, ऐसे ही मैनेजर के साथ भी है कि मैनेजर पास्ट के एक्सपीरियंस को देखते हुए फ्यूचर को थोड़ा डिसाइड कर लेता है, लेकिन फ्यूचर उसके हाथ में तो है नहीं, बस अंदाजा लगाता है वो भी। The principle of management provides the manager with useful insights into real-world situations. They help them in enriching their knowledge, ability, and understanding in diverse management situations and circumstances. It also enables the manager to learn from past mistakes. Past mistakes से समझ के और जो future problems recurring है उन्हें जल्दी solve कर लेता है। Conserve time by solving recurring problem quickly. जो recurring का मतलब जो repeat होते रहते हैं situation, उन situation को हम मैनेजर जल्दी solve कर लेता है। एक और लगता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स एंड इफेक्टिव। आप कोई भी दो बता सकते थे, हमने ये बता दिया। प्रिंसिपल्स को लगाने से आपकी बिजनेस में रिसोर्स वो ऑप्टिमम यूज होते हैं, उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होता है और आपका बिजनेस के अंदर कंट्रोल इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन बना रहता है। द नॉलेज ऑफ मैनेजर प्रिंसिपल एनेबल द मैनेजर टू फोरसीन द कोर्स एंड इफेक्टिव रिलेशनशिप ऑन द डिसीजन एंड एक्शन। As a result, it may lead to optimal utilization of scarce resources by providing waste associated with a trial and error approach. Principle of management limit the boundary of managerial decisions so that their decision may be free from personal prejudice and biasness. This facilitates effective administration within the organization. बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और वीडियोस के लिए आप चैनल ऊपर लिंक दिया हुआ है जहाँ पे आपको इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, पूरे बिजनेस की चैप्टर 1 की भी केस स्टडी है और जो हम पढ़ा चुके हैं वो भी है। आप उस लिंक पे क्लिक करके और वीडियो में जा सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।